Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JKS Biology, and today in this video I am going to discuss about a process which is known as erythropoiesis. एरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात करने वाले हैं. मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक की, जब हम रेड ब्लड सेल के बाद एक उसके ओरिजिन, उसके डेवलपमेंट और उसकी मैचुरेशन की डिस्कस करते हैं. तो इस प्रोसेस को या इस टॉपिक को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो. ओके, अगर हम बात करें एरिथ्रोपोइसिस की, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर हम बात करें एरिथ्रोपोइसिस की, तो एरिथ्रोपोइसिस बेसिकली क्या है? इट्स अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम बात करेंगे ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट हमने पिछले वीडियोस के अंदर पूरे लेक्चर में डिस्कस करा था कि हम उसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल. और रेड ब्लड सेल का कहाँ पर ओरिजिन होता है, कहाँ डेवलपमेंट होती है और उसका कहाँ मैचुरेशन देखने को मिलता है, ये सब प्रोसेस को पढ़ने को ही हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस. और एरिथ्रोपोइसिस के लिए स्पेसिफिक साइट होती है और दो रीजन के अंदर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं. पहले अगर हम बात करें साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की, तो पहला रीजन होता है इन फीटल लाइफ. जब वो फीटस की स्टेज में हो तो उस कंडीशन में एक ऐसा देखने को मिलता है. और कहाँ पर ये एरिथ्रोपोइसिस होते हैं, यानी इनकी ओरिजिन कहाँ होती है, कैसे मैचुरेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे. और दूसरी बात करेंगे इन न्यू बॉर्न बेबीज, जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी है या फिर चिल्ड्रन या फिर एडल्ट. यानी दो कंडीशन में हमने डिवाइड कर दिया एरिथ्रोपोइसिस के साइट की बात करें कि कहाँ पर उनका ओरिजिनल डेवलपमेंट होता है, तो उसे दो स्टेट में हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला इन मदर यूट्रस बोल रहे हैं हम, जैसे यूट्रस बोल रहे हैं, वॉर्म बोल रहे हैं, तो मदर के जब अंदर है तो उस कंडीशन में कैसे आपको मिलती है एरिथ्रोपोइसिस का डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे हम फीटल लाइफ बोल रहे हैं यहाँ पर, इन फीटल लाइफ. और दूसरा है इन न्यू बॉर्न बेबीज और चिल्ड्रन और एडल्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन फीटल लाइफ. अगर फीटल लाइफ की बात करें, इन फीटल लाइफ एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन 3 स्टेज. इसकी 3 स्टेज देखने को मिलती है जो आपके सामने है. सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है मीजोब्लास्टिक स्टेज. मीजोब्लास्टिक स्टेज कौन सी स्टेज होती है कि फर्स्ट 2 मंथ जो होंगे एक बेबी के जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है, यानी जो यूट्रस के अंदर जो पहले 2 मंथ की जो लाइफ होती है, उस लाइफ में आरबीसी प्रोड्यूस होती है बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज मीजनकाइम. क्या बोलते हैं? मीजनकाइम सेल. और ये यॉल्क शेक जो होता है, बेसिकली यॉक जो होता है, उस यॉक के अंदर मीजनकाइम सेल्स होती हैं, जिससे एरिथ्रोसाइट का ओरिजिन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी की ओरिजिन होता है और आरबीसी के मैचुरेशन डेवलपमेंट वगैरह देखने को मिलता है. तो ये फर्स्ट स्टेज है. कब तक की आपको क्या रखना है? पहली बात याद रखनी है कि फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है उसके पहले 2 मंथ होगा, और उन 2 मंथ के अंदर जो सेल मिलेगी वो यॉक सेल के, मतलब जो बेसिकली यॉक शैक है, उस यॉक शैक का आपको जो मीजनकाइम सेल है, उस मीजनकाइम सेल्स से ये एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलता है. सेकेंड होती है फिर हेपेटिक स्टेज. हेपेटिक स्टेज क्या होती है? जो अभी फर्स्ट 2 मंथ को हमने डिस्कस करा था मीजोप्लास्टिक स्टेज में, अब हम चले गए हैं फर्स्ट 3rd मंथ ऑफ द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी यूटेराइन के 2 मंथ के बाद जो हम जाए तो 3rd मंथ की अगर हम बात करें तो उस मंथ में अब मीजनकाइम सेल से एरिथ्रोपोइसिस नहीं हुआ. इस कंडीशन में लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस आरबीसी. तो आपको याद रखना है 3rd मंथ में जाते ही अब यहाँ पर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो लीवर के द्वारा होगा, और मतलब लीवर के थ्रू देखने को मिलेगा. तो लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस आरबीसी ड्यूरिंग द 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ. इसके अलावा अदर 2 ऑर्गन्स भी है. वन इज स्प्लीन एंड सेकंड वन इज लिम्फॉइड ऑर्गन आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोपोइसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. आगे बात करें तीसरी जो स्टेज होती है, यानी पहली स्टेज हमने पढ़ी कौन सी? मीजोब्लास्टिक स्टेज. सेकंड हमारे पास होती है हिपैटिक स्टेज, और थर्ड होती है हमारे पास मिलॉइड स्टेज. मिलॉइड स्टेज की बात करें तो ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी लास्ट के 3 मंथ की बात करी जा रही है. यानी अगर हम बात करें, हम एज वी नो द टाइम पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी इज 9 मंथ. तो लास्ट 3 मंथ, इट मीन्स 7, 8, 9 मंथ ऑफ यूटेराइन लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय द रैट बोन मैरो. यानी रैट बोन मैरो और लीवर की बात करें तो ये मेजर ऑर्गन हो जाएंगे आपके आरबीसी को प्रोड्यूस करने पर. आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए कब? ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ. So this is all about 3 type of stage which we have seen in the development of erythropoiesis during a fetal life. आगे बात करते हैं. अब आते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी पे, जहाँ बेबी बॉर्न हो चुका है, यानी पर्टिनेशन पार्ट के बाद डिलीवरी होने के बाद जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर चिल्ड्रन है या फिर एडल्ट है, इनके अंदर आरबीसी कहाँ आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ देखने को मिलता है. तो अप टू द एज ऑफ 20 ईयर, यानी 20 साल की एज तक जो मेजर ऑर्गन होता है हम सब जानते हैं वो होता है रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. 20 साल से नीचे की अगर एज है तो आरबीसी आपकी मेजरली प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम द रेड बोन मैरो. और ये रेड बोन मैरो आपका सारी की सारी बोन्स का होगा. सारी बोन्स कहने का मीनिंग है, यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम बड़े होते हैं तो लॉन्ग बोन्स जो है होलो बोन्स है वो तो काम करती हैं, बाकी कुछ बोन्स जो होती हैं वो डेंस हो जाते हैं, येलो कलर के होते हैं, जैसे मैं भी आगे डिस्कस करूंगा.
इसमें क्या होता है, जितने भी फ्लैट बोन्स हैं उन फ्लैट बोन्स के अंदर भी जो बोन मैरो है उससे भी आरबीसी प्रोडक्शन होता है टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो लॉन्ग बोन्स एंड ऑल द फ्लैट बोन्स आर इंक्लूड इन दिस कंडीशन आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर। लेकिन अगर हम बात करें 20 साल की बात क्या होगा, तो जैसे ही एज 20 साल हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर हम बात करें, तो आरबीसी प्रोडक्शन जो होता है वो आपका कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पर लाई करने लगता है, या फिर स्पेसिफिक रीजन कहने का मीनिंग है स्पेसिफिक बोन्स पर लाई करने लग जाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोन, ये आप याद रखेंगे। यानी आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय द स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस बोन लाइक वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, स्टर्नम आपकी चेस्ट बोन जो आगे यहाँ पे होती है, ब्रेस्ट बोन। उसके बाद रिब्स, दीज स्कैपुला शोल्डर ब्लेड की तरफ होते हैं, इलियक बोन्स, स्कल बोन्स एंड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स यानी जो बड़ी बोन है लाइक फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं जो बेसिकली एंड्स होते हैं उन एंड्स पर ये देखने को मिलते हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो इस तरीके से अगर आपकी बोन तो ये आपके एंड्स होते हैं और यहाँ पर ये यूजुअली देखने को मिलता है। बाकी तो अगर काफ़ी बड़ी बोन है और पहले की कंडीशन में बात करें तो बोन को अगर आप ऐसा देखें तो इनके पूरे यहाँ बीच में इस तरीके से बोन मैरो यहाँ पर फिलअप होता है और उनसे सेल्स बनती हैं रेड ब्लड सेल। तो बाकी तो एनाटॉमी का आपको ये सही है। मैं फटाफट जल्दी ही अब कुछ समय में एनाटॉमी के भी लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ 1 by 1, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात स्पेसिफिक बोन से याद रखें, आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय द स्पेसिफिक बोन्स विच इज नोन एज मेम्ब्रेनस बोन एंड दीज मेम्ब्रेनस बोन्स आर वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन्स, स्कल एक्सेट्रा। अच्छा, आफ्टर 20 ईयर्स द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स बिकम येलो। सुनिए जो बात मैं डिस्कस कर रहा था, आफ्टर 20 ईयर्स द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स यानी लॉन्ग बोन्स का जो शाफ्ट है इट बिकम येलो बोन मैरो, वो येलो आता है और उसका रीजन क्या है, बिकॉज द फैट डिपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या होता है, जैसे जैसे एज के बाद क्या होता है कि फैट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है और जैसे ही फैट डिपॉजिट होगा उन सेल के ऊपर, मतलब जो बोन मैरो है उसके ऊपर फैट डिपॉजिट होगा, तो जो वो उसकी जो इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी है या इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन करने की जो एक्टिविटी है ये लॉस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी जो है फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये याद रखना, 20 ईयर के बाद जो साफ्ट है आपका बेसिकली लॉन्ग बोन्स होती है, उन लॉन्ग बोन्स का जो पार्ट होता है जो बोन मैरो होता है इट बिकम येलो एंड वो रीजन क्या है, फैट डिपोजिशन। ठीक है, तो फैट डिपोजिशन की वजह से येलो हो जाता है जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन जो है वो एक्टिविटी खो देता है। आगे बात करें, नोट कलेक्टिवली बोन मैरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लीवर इन साइज एंड वेट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसका मीनिंग क्या बता रहा है कि एक बोन मैरो कुछ केसेस में अगर हट जाए या मिस हो जाए, आप ये मानिए, तो उस जगह पर ऐसा नहीं है कि बॉडी को आरबीसी नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में आरबीसी को बनाने का काम हो जाएगा लीवर का। किसका काम हो जाएगा, लीवर का। यानी ये बताना चाह रहा है कि लीवर के अगर हम साइज और वेट की बात करें इट इज ऑन एन एवरेज इक्वल टू द बोन मैरो प्रेजेंट इन अवर बॉडी। यानी जितनी भी हमारी बॉडी में 20 साल की के बाद जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिससे आरबीसी सेल बनाती है इट इज इक्वल टू द वेट एंड बेसिकली साइज ऑफ द लीवर। इसलिए लीवर वहां पर ये फंक्शन करना चालू कर देता है। आगे नोट लिखा है, बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन। देखो इसमें यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बोन मैरो जो होता है मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की, और इसमें ये देखने को मिला कि इट इज एक्टिव फॉर 75% फॉर द ल्यूकोसाइट। यानी असल में WBC ज्यादा प्रोड्यूस होती है, समझ रहे हैं। यहाँ पर WBC आपकी 75% प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पर ल्यूकोसाइट जो होंगी वो 75 प्रोडक्शन उसका देखने को मिलता है और सिर्फ 25 प्रोड्यूस होते हैं एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पर ये पूछा कि ऐसा क्यों होता है, अगर हम जैसे इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज दिस कंडीशन अकर्स, तो बोन में ये दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार। बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल, कंपैरेटिवली 75% ऑफ बोन मैरो आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट एंड ओनली 25% इज रीजन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, बट स्टिल ल्यूकोसाइट आर लेस इन नंबर। यानी 75% बोन मैरो से WBC बननी है, फिर भी अगर आप WBC काउंट को पढ़ेंगे जो मैं अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो नंबर होता है वेरी करता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 7000 और 8000 देखने को मिलता है। जबकि वहीं पर अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं तो हमने कहा 4.5 से 5.5 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका रेशो भी 1:500 होता है, जो अगर आप चाहे यहाँ लिखा हुआ ही लिखा बट स्टिल ल्यूकोसाइट आर लेस इन नंबर, द रेशो बीइंग 1:500 बिकॉज ऑफ द लाइफ स्पेन ऑफ दिस सेल। लाइफ स्पेन ऑफ दिस सेल, दिस इज द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो कह रहा है इतना ज्यादा क्यों प्रोडक्शन होता है, तो रीजन है लाइफ स्पेन ऑफ द सेल बिकॉज आरबीसी इज मोर लॉन्गर इन लाइफ इन कंपैरिजन टू द WBC। आरबीसी का जो हम जानते हैं लाइफ स्पेन जो होता है वो ऑन एन एवरेज 120 डेज का होता है, जबकि जो WBC होती है उनकी डिफरेंट टाइप की वैरायटी डिपेंड करती है अलग अलग टाइप कंडीशन में, एंड दे विल लिव
फ्रॉम 1 डे टू 10 डेज ओनली, यानी 1 to 10 डेज हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ बात करें तो एरिथ्रोसाइट 120 डेज, ल्यूकोसाइट 1 to 10 डेज। आगे है प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कहाँ किस तरीके से बनती है। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो सबसे मेन होती है हमारे पास स्टेम सेल, जिस स्टेम सेल से बनती हैं। स्टेम सेल इन द बोन मैरो आर कॉल्ड, तो स्टेम सेल से बनती है। जब ये स्टेम सेल के अंदर होती है उस कंडीशन में इन बोन मैरो की सेल जो होते हैं इसे हम बोलते हैं PHSC, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, PHSC। और ये अनकमिटेड लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये इस वक्त अनकमिटेड यानी किसी एक के साथ कमिटेड नहीं है, ये ऑल टाइप की सेल देगी। तो जब एक स्टेम सेल डिफरेंट टाइप की सारी टाइप की सेल देती है तब उसे हम बोलते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल PHC। लेकिन जब ये कमिटेड हो जाए यानी एक स्पेसिफिक टाइप को सेल को लीड करने लग जाए, यानी अब जैसे स्पेसिफिक टाइप की मैं कह रहा हूँ एक स्टेम सेल है और वो एक्स टाइप की सेल देगी, तो अगर वो हमेशा एक्स टाइप की सेल देगी तो यानी वो कमिटेड हो गई है कि वो एक्स टाइप की ही सेल देगी। उस कंडीशन में ये PHSC आपको कहने लग जाता है कमिटेड PHSC, यानी व्हेन सेल आर डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल इट इज नोन एज कमिटेड PHSC। जबकि अनकमिटेड में क्या था, वो ऑल टाइप की सेल्स देगी। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। आगे बात करें तो इसके पूरे एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन सी सेल बनती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसकी स्टेजेस वगैरह भी हमें पढ़नी होती है, फंक्शन वगैरह जो है, जिसे मैं अनादर दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अभी हम सिर्फ इसके प्रोसेस ऑफ ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये और किस तरीके से इसका जो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का उसे समझ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले होता है अनकमिटेड PHSC मैंने बता दिया प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अनकमिटेड से हो जाएगी कमिटेड, यानी एक स्पेसिफिक टाइप की सेल देगी। कमिटेड जब ये हो जाती है तो दो टाइप की सेल हमें मिलती है, एक मिलती है लिम्फॉइड स्टेम सेल और एक मिलती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिम्फॉइड स्टेम सेल और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। अब लिम्फॉइड में L लगा हुआ है तो आप सिंपल सी बात याद रखें, इससे मिलेगी आपको लिम्फोसाइट, यानी सबसे पहली सेल आपको मिल जाती है। तो अच्छा, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ये 3 टाइप के यूनिट में डिवाइड हो जाती है, कॉलोनी फॉर्मिंग E, GM एंड M। E स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट, G आपकी दो होती है ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, G स्टैंड फॉर ग्रेनुलोसाइट, M स्टैंड फॉर मोनोसाइट, और M होती है लास्ट में अगर हम बात करें फॉर्मिंग, ये होती है मेगा कैरियोसाइट जिससे बनते हैं प्लेटलेट्स। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो कॉलोनी फॉर्मिंग E अगर मैं बात करूँ, ये जो तीनों यूनिट है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E की बात करूँ तो इट विल गिव यू अ रेड ब्लड सेल। याद रख सकते हैं E से होता है इरिथ्रोसाइट, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यानी इससे मिलेगी आपको कौन सी सेल, रेड ब्लड सेल। फिर उसके बाद है GM, तो इससे दो टाइप की बनेगी, G से ग्रेनुलोसाइट और M से मोनोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओसिनोफिल, तो ये 3 आपकी मिलेंगी। और लास्ट में है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M से होता है मेगा कैरियोसाइट और मेगा कैरियोसाइट से मिलती है थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द RBC। अब ये एक डायग्राम है आपके, इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक डायग्राम, ये स्टेज ऑफ हीमोपोइसिस है जिस ये डायग्राम मैंने लिया है आपकी जो के सिम्बोलिंगम करके बुक है आपकी, सिम्बोलिंगम, उसमें दे रखा है ये डायग्राम, तो उससे मैंने लिया है। अगर आप यहाँ देखें स्टेज को, तो सबसे पहले आपके पास है प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक सेल और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक से बन गई लिम्फाइड, जिससे मैंने कहा था बनेंगे लिम्फोब्लास्ट बनते हैं और लिम्फोसाइट बनती है। दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट, और मैंने बताया था कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, GM एंड M, 3 टाइप की। तो फिर ये होगा CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, कॉलोनी फॉर्मिंग GM। अब E से बनेगा एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट की स्टेज है जो हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। आगे बात करने हैं CFU-M जो कि होती है मेगा कैरियोसाइट, जिससे मैंने अभी बताया बनते हैं प्लेटलेट्स। और GM में 2 वर्ड है, G से ग्रेनुलोसाइट और M से मोनोसाइट। डायरेक्ट मैंने लिखा है M से मोनोसाइट बनेगी, लेकिन उसकी भी स्टेज होती है। और ग्रेनुलोसाइट में मैंने बताया 3 सेल बनती है, न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल और बेसोफिल। ये उसके बीच के इंटरमीडिएट स्टेज है जिन्हें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी हमें जो यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है वो एरिथ्रोपोइसिस के बारे में डिस्कस करना है, या हम एरिथ्रोसाइट किस तरीके से फॉर्म होती है उसकी बात करेंगे। तो हमें जो स्टेज पढ़ने को बोलनी जाती है जो BSc या जो ग्रेजुएटेड कोर्सेज के अंदर, वो सिर्फ हमें एरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़नी होती है, यानी ये सारे पॉइंट हमें 1 by 1 डिस्कस करने हैं स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस या फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, तो जिसे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अब तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आगे आपका स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी कि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूँ और आपके काम में
आती रहें ये सारी वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।